रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी खबर। रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन का हमला हुआ है। ओरेल शहर में ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला किया गया है। धू धू कर जला रूसी ऑयल डिपो। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन का हमला हुआ है। Su-27 फाइटर जेट से स्मॉल डायमीटर बॉम्ब गिराए गए हैं। 4 GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब गिराए गए। पोंटून नदी क्रॉस कर किया हमले का वीडियो आया सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को मार गिराया। एंटी एयरक्राफ्ट गन से मिसाइल पर अटैक किया गया। रूसी क्रूज मिसाइल जमीन पर जाकर गिरी है। और वहीं रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन फायर किए हैं। रूस ने ज्यादातर ड्रोन को तबाह कर दिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर। रूस के डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन ने बर्क एयर डिफेंस ने दागी है मिसाइलें। रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी हमले को नाकाम किया। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और वहीं यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस का जबरदस्त अटैक हुआ है। ग्रैड एमएलआरएस से किया भीषण हमला। यूक्रेन को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। टोही विमानों और ड्रोन से टारगेट का पता लगाया है। और देखिए एक और बड़ी खबर। रूस के निशाने पर यूक्रेन के पावर ग्रिड। यूक्रेन पर 24 घंटे में 300 हमले हुए हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया 120 मिसाइल 200 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया। ज़ेलेंस्की की तरफ से यह दावा किया गया है। और रूस ने यूक्रेन पर कहां और किन घातक हथियारों से हमले किए हैं, अब ये भी समझने की जरूरत है। कहां कहां हमला हुआ है आपको ये बताएंगे हम। पावर ग्रिड पर हमला हुआ, सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, साथ ही साथ बोरिस्पोल में यूएवी प्रोडक्शन सेंटर पर भी हमला हुआ है। इसके साथ ही पेरेयास्लाव में सैन्य उपकरण रिपेयर प्लांट पर हमला किया गया। तो पावर ग्रिड और सैन्य ठिकाने जहां पर हमला किया गया, और साथ ही कीव में F-16 फाइटर जेट और एयरपोर्ट पर हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन से 120 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। घातक हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से भी प्रहार किया गया है। यूक्रेन पर हमले में 200 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। तो यूक्रेन के पावर ग्रिड को रूस निशाना आखिर क्यों बना रहा है, इसको भी आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल सर्दियों में यूक्रेन का तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है। रूस पावर ग्रिड पर हमला करके बिजली सप्लाई को ठप करना चाहता है। बिजली ठप होने से यूक्रेन में अराजकता फैल जाएगी, जनजीवन बेहाल होगा और लड़ने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। रूस का इरादा सर्दी से पहले यूक्रेन की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तहस नहस करना है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर। अमेरिका से ट्रंप ने रहस्यमयी ड्रोन पर मांगा है जवाब। न्यू जर्सी के आसमान में दिखे थे कई ड्रोन। नौसैनिक स्टेशन के हवाई क्षेत्र में ये ड्रोन नजर आए हैं। ट्रंप ने कहा जनता को बताओ या मार गिराओ। तो ये आप देखिए, ये जो आपको लाइट्स नजर आ रही है, दरअसल ये ड्रोन बताए जा रहे हैं। न्यू जर्सी के आसमान में ये रहस्यमयी ड्रोन नजर आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन रहस्यमयी ड्रोन पर जवाब मांगा है और कहा है नौसैनिक स्टेशन के हवाई क्षेत्र में ये नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनता को बताओ या फिर इन्हें मार गिराओ। और अमेरिका से जुड़ी एक और खबर है। ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के बाद हमला संभव है। ईरान पर हमले के लिए विचार विमर्श में जुटी है ट्रंप की टीम। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप। परमाणु ठिकानों पर कर सकते हैं हमला।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने यानी कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। पद संभालने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प चुना जा सकता है। पूरी जानकारी आपको बता दें, आखिर क्यों नाराज है ट्रंप और ट्रंप की मंशा क्या है, यह आप जरा समझिए। यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है लगातार ईरान, अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर क्षमता को। ट्रंप की मंशा है ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको हर हाल में रोकना। परमाणु हथियार बनाने में इस वक्त ईरान जुटा हुआ है। इसके अलावा यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए हमला संभव है ताकि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से हासिल ना कर पाए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जैसे ही पद संभालते हैं तो इसके बाद बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है और टारगेट पर हो सकता है जो परमाणु सेंटर है ईरान के। हमारे साथ मनीष झा जुड़े, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, देखिए ईरान को लेकर जो पिछला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का वो भी बहुत ज्यादा सख्त था, काफी सैंक्शंस लगाए गए थे, और अब ये जो खबर सामने आ रही कि सीधा अटैक हो सकता है ईरान पर, न्यूक्लियर सेंटर पर, ये कितने पुख्ता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर काफी सख्त रहे हैं। पिछले कार्यकाल में न केवल सैंक्शन लगाए बल्कि जनरल सुलेमानी को भी उन्होंने मार गिराया था, और इस बार भी ये माना जा रहा है, और न केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि इजराइल भी इस मामले में अमेरिका पर प्रेशर बढ़ा रहा है कि अब सैंक्शन से काम नहीं चलेगा, और यही एक सही मौका है जब ईरान में सत्ता बदली जा सकती है और उसके लिए सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता है। दूसरा, उन दोनों देशों को, इजराइल और अमेरिका दोनों की इस बात की आशंका है कि सीरिया और लेबनान जैसे देशों के अब अस्थिर हो जाने की वजह से ईरान काफी डरा हुआ है, और ऐसे स्थिति में वो जल्द से जल्द परमाणु हथियार हासिल कर लेना चाहता है। तो उन्हें परमाणु हथियार नहीं होने दिया जाए, उसके लिए जल्द से जल्द उस पर आक्रमण करना होगा, उनके परमाणु हथियार बनाने वाली सारी तकनीक को खत्म करनी होगी। तो कहने का मतलब है कि ये मैच हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में होना तय है। जैसे ही वो शपथ ग्रहण लेंगे उसके बाद लग रहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अमेरिका की तरफ से होगी। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। और अब खबर सीरिया में जारी जंग की है। सीरिया के मस्काना में नागरिकों का दमन जारी है। पीकेके YPG विद्रोही नागरिकों पर कर रहे हैं फायरिंग, विरोध प्रदर्शन पर अंधाधुंध फायरिंग। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल ने एक सप्ताह में सीरिया पर 500 हमले किए हैं। सीरिया पर इजराइल की धुआंधार बमबारी जारी है। इजराइल ने एक सप्ताह के अंदर 500 हमलों को अंजाम दिया, और देखिए उसके बाद क्या हश्र हुआ है सीरिया में, यह आप देख पा रहे हैं। सीरिया के बड़े इलाके पर इस वक्त इजराइल का कब्जा हो गया है। कई देशों को इजराइल की कार्रवाई का समर्थन भी हासिल है। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, दमिश्क में इजरायली मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। IDF ने दमिश्क में किया था हमला, सीरिया के सैन्य ठिकानों पर किया गया था हमला। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया में रूसी सैन्य बेस को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। सीरिया में सैन्य बेस छोड़ने में जुटा हुआ है रूस, ये इस बात का दावा है। सैन्य उपकरण पैक करने की तस्वीरें कैद हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका दावा किया जा रहा है। सीरिया में अभी रूस के 2 सैन्य बेस हैं। हालांकि कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे जो विद्रोही हैं उनके साथ भी रूस की बातचीत जारी है ताकि जो रूस का सैन्य बेस है वहां पर बना रहे, रूस अपनी मौजूदगी को कायम रखे। लेकिन अब ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। रूस अपने सैन्य बेस पर पैकिंग कर रहा है, यानी कि वहां से अपने तमाम हथियार को वापस ला रहा है। दमिश्क से लताकिया की ओर रवाना हुआ है रूसी सैन्य काफिला। सीरिया में रूस से 2 मुख्य सैन्य बेस हैं, हमीमिम एयर बेस और टार्टस नेवल बेस मौजूद है। रूस ने सीरिया में अन्य सैन्य ठिकाने हटाए हैं। सीरिया से एक और बड़ी खबर, सीरिया में एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की गई है। जश्न मनाने के लिए फायरिंग का दौर जारी है। दमिश्क सीरिया की राजधानी पर कब्जे के बाद विद्रोहियों का जश्न, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और वहीं सीरिया में सत्ता पर कब्जा किए विद्रोही गुटों और कुर्द लड़ाकों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। बशर शासन का अंत करने वाले HTS, SNA और FSA विद्रोहियों का शासन पूरे सीरिया पर नहीं है। अभी सीरिया के हालात कुछ इस तरह हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम साथ ही दक्षिणी सीरिया पर इस वक्त HTS,
SNA, FSA सहित बशर का तख्ता पलट करने वाले संगठनों का राज है। ये सीरिया के घनी आबादी वाले शहर इदलिब, अलेप्पो, होम्स, हमा और दमिश्क पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि उत्तर पूर्वी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के संगठन SDF PKK YPG का राज है। इनका शासन मनबीज, रक्का और देर आज जोर तक है। इन शहरों के पीछे वाले इराक और तुर्की की सीमा से सटे इलाकों में SDF की हुकूमत चलती है। तो असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया की नई जंग में कई प्लेयर हैं। ये कौन कौन से हैं, इसको समझिए। सीरिया के सत्ताधारी संगठन हैं HTS, SNA, FSA, विद्रोही गुट और इनके साथी संगठन। इनकी जंग नॉर्थ ईस्ट सीरिया में शासन करने वाले SDF, PKK और YPG से हो रही है। सत्ताधारी संगठन को तुर्की, अमेरिका, इजराइल का समर्थन है। दूसरी ओर तुर्की SDF, PKK, YPG को आतंकी खतरे के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका, इजराइल ने इन्हें समर्थन दिया क्योंकि बशर का तख्ता पलट करना था। वहीं दूसरी तरफ भी अमेरिका के हित से जुड़े हैं, इसलिए अमेरिका कुर्द संगठनों के साथ भी खड़ा है, क्योंकि सीरिया में SDF, PKK, YPG ने ही ISIS का खात्मा किया। अब SDF के कमजोर होने से बड़ा नुकसान है, क्योंकि SDF के कमजोर होते ही सीरिया में ISIS फिर से ताकतवर होने लगेगा। तो देखिए, ये पूरा इक्वेशन हमने आपको समझाया है और ये भी कहा जा रहा है, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि SDF अगर कमजोर होता है तो सीरिया में ISIS ताकतवर हो जाएगा। इस वक्त जो इक्वेशन बना हुआ है, सीरिया के अलग अलग इलाकों पर विद्रोही गुट का राज है, तो कुछ कंफ्यूजन की भी स्थिति है। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, वैसे तो HTS भी ISIS और अलकायदा से ही निकला हुआ संगठन है। बस केवल यही है कि जब से उन्होंने CIA के साथ ये डील की कि हम आपके लिए काम करेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे उन्हें कहा जाने लगा कि ये थोड़ा नरम लोग हैं और लिबरल नेता के तौर पर HDS चीफ जोलानी की भूमिका बताई जाने लगी। बट हकीकत यह है कि आज की तारीख में इजराइल और सीरिया में 1 दर्जन से अधिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। ये सब आतंकी संगठन हैं, एक दूसरे के लिए भी लड़ने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि इजराइल लगातार सीरिया पर अटैक कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बगल में ये सब भस्मासुर की तरह है। उन्होंने मदद करके उन्हें सत्ता में तो बिठा दी है, लेकिन कभी भी उनका मुंह जो है सो जेरूसलम की तरफ आ सकता है। इसलिए उन सब की एक तरह से सैन्य नसबंदी की जा रही है, जब उनके ठिकानों पर अटैक करके या सीरिया की आर्मी के पुराने हथियारों पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन लबोलुबाब यह है कि आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि ये सारे आतंकी संगठन एक ना एक दिन फिर इजराइल के खिलाफ गोलबंद होंगे, वो कभी भी हो सकता है। जी, तो बिल्कुल इस वक्त कुल मिलाकर वहां पर जो SDF है और जो SNA है, इस तरह से तमाम जो ग्रुप हैं वही आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग समर्थन हासिल है। और क्या वहां पर हो रहा है ये बताया मनीष ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन सब के बीच फिलिस्तीनी विद्रोहियों को सीरिया छोड़ने का अल्टीमेटम मिला है। अलकायदा ने फिलिस्तीनी समूह से हथियार डालने के लिए कहा है। शिविर बंद करने और सैन्य इकाइयां भंग करने का आह्वान किया गया है। और इन सब के बीच तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, सीरिया से SDF YPG को खत्म करना लक्ष्य है। तुर्की के लिए SDF YPG का खात्मा जरूरी है। तो तुर्की जो कि SDF का विरोधी है, उसकी तरफ से यह कह दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि SDF जिससे अमेरिका के समर्थन हासिल, लेकिन यह सीधे कह दिया गया है तुर्की की तरफ से कि हम SDF को खत्म करके रखेंगे। और अब आपको दिखाते हैं दमिश्क के हालात क्या है, जहां पर असद सरकार की सत्ता से हटने के बाद पहली बार शुक्रवार की नमाज को अदा किया गया। दमिश्क के उम्मद मस्जिद में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने असद शासन के अंत का जश्न मनाया और इस मौके पर तुर्की के खुफिया प्रमुख भी पहुंचे और नमाज को अदा किया। उन्होंने सीरिया की नई सरकार के प्रति एकजुटता दिखाई है। इन सब के बीच मस्जिद में सीरियाई व्हाइट हेलमेट्स भी नजर आए हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर सीरियाई नागरिक सुरक्षा के तौर पर जाना जाता है। तो इस मौके पर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर ने मस्जिद में आए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये बातें आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं। तो सीरिया के PM का संबोधन, जो कि यहां पर आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, मोहम्मद अल बशीर जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए सीरिया के, वो क्या बोल रहे हैं। सीरिया के लिए स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय के एक नए चरण की जो शुरुआत है वो हो गई है। और क्या कहा गया, अत्याचारियों का अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाएंगे। ये मोहम्मद अल बशीर बोल रहे हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री। असद शासन में बूचड़ खाने बने जेलों से कैदियों को मुक्त करना है, यह भी कहा गया है अंतरिम प्रधानमंत्री की तरफ से। और बड़ी खबर है कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने से जुड़ी अपडेट है। असद ने परिवार और अफसरों से छिपाई देश छोड़ने की योजना। असद के सीरिया छोड़ने से सभी लोग हैरान हैं। रूसी मदद मिलने की बात कहकर सीरिया छोड़ दिया।
तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि असद के सीरिया छोड़ने की जानकारी किसी को भी नहीं थी और जब असद ने अपने परिवार के साथ देश छोड़ा तो सभी हैरान थे।